राम राम सा। आपका गांव वाली आरपीसी पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा ही एग्ज़ाम होने में अब सिर्फ जो है वो 210 दिन रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में जो है जिस पेपर की सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस है तो वो हिंदी व्याकरण का जो पेपर है। लेकिन जो हिंदी व्याकरण का जो पेपर है उसको लेकर जो है बच्चों के दिमाग में जो है वो कई सारे जो है डाउट हैं कि इस पेपर के लिए किन किन सोर्सेज को फॉलो किया जाना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। प्लस चीज़ें इसमें पढ़ने के बाद भी जो याद नहीं रह पाती है, रिवीजन की प्लानिंग क्या हमारी होनी चाहिए। साथ ही हम किस कोचिंग की जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें ताकि हमें जो है बाद में किसी भी तरह की उसकी क्वालिटी को लेकर जो है वो दिक्कत ना आए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आप ऐसे एग्जाम में जो है हिंदी व्याकरण के जो पेपर में जो है वो अच्छे से अच्छा स्कोर जो है प्राप्त कर पाएँ। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको जो है वो ऐसा ही पेपर में जो हिंदी का जो पेपर है उसका आपको जो है सिलेबस दिख रहा है। और इस सिलेबस में अगर आप ब्रॉडली देखोगे तो आपको 10 टॉपिक सिर्फ इसमें दिखेंगे। लेकिन ये दरअसल 10 टॉपिक सिर्फ है नहीं। इसमें अगर आप एक एक टॉपिक को गिनोगे तो इसमें कुल टॉपिक आपके जो होंगे वो टोटल आपके जो टॉपिक हैं वो करीब 33 टॉपिक हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि टोटल इसमें टॉपिक जो है वो 33 हैं। 33 किस तरीके से हैं वो आप एक बार समझिए। जैसे कि जो पहला टॉपिक है शब्द रचना। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसमें टॉपिक टोटल 4 हैं। संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को कवर करना सबसे मुश्किल काम है। पहले टॉपिक को करने में अगर आप ठीक से टॉपिक को करने पर आएंगे तो 1 महीना लग जाएगा। यानी कि ठीक से करने को कह रहा हूँ, एक एक चीज याद करने के लिए। और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। प्लस इस टॉपिक को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना तो पढ़ लिया और फिर 1 महीने का गैप दे दिया तो सारी की सारी संधियां वगैरह सब कुछ भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसको आपको डेली बेसिस पे रखना पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटा रखो चाहे 2 घंटा रखो। और उसी बेसिस पे आपको जो है सारी की सारी चीजें याद हो पाएगी, नहीं तो चीजें जो है वो भूलते जाओगे लगातार। और जो दूसरा टॉपिक है, अब इस दूसरे टॉपिक में आपके टोटल 6 टॉपिक हैं। जैसे कि तत्सम, अर्थतत्सम और तद्भव देशज और विदेशी जो शब्द है इनको आप एक टॉपिक मान सकते हो। लेकिन बाकी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव इनको सबको आप जोड़ोगे तो आपके टोटल 6 टॉपिक बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन 6 टॉपिक को करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल पहले टॉपिक को करना है। पहले टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की, कि आपको नियम करने याद करने में जो है बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। फिर नियम को जो है एग्जाम्पल में अप्लाई करने में वक्त लग जाएगा। तो वहां पर चैलेंज बहुत बड़ा है। दूसरे टॉपिक में उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन टॉपिक वहां पर भी 6 हैं, ये भी आप ध्यान रखें। जो तीसरा टॉपिक है उसमें आपके टोटल 8 टॉपिक हैं। अब इसमें जो है आपको एक चीज समझिए कि पहले टॉपिक में दिक्कत थी अंडरस्टैंडिंग की, तीसरे टॉपिक में दिक्कत है चीजों को याद करने की। दिक्कत सबसे बड़ी है याद करने की, क्योंकि आप पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे एक दिन, अगले दिन भूल जाओगे। विलोम शब्द पढ़े फिर वापस भूल गए। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चीजों को बार बार कैसे याद किया जाए। यहां पर वही सबसे बड़ी जो है उसी गुत्थी को जो आपको यहाँ पर सुलझाना है। और टोटल इसमें 8 टॉपिक कैसे बनेंगे कि शब्द ज्ञान, इसमें पर्यायवाची भी पूछ लिया, विलोम शब्द भी पूछ लिया, और शब्द युग्मों का अर्थ भेद भी पूछ लिया, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी पूछ लिए, और समश्रुत भिन्नार्थ शब्द हो गए। और इसके आगे भी कई सारे जो है वो 3-4 टॉपिक उन्होंने लिख रखे हैं। तो ये टॉपिक करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको ये सिंपल लग सकते हैं कि ये सारे बच्चों को कि पर्यायवाची शब्द तो बचपन में भी आते थे, 10वीं में पढ़ रखे हैं, 8वीं में भी पढ़ रखे हैं, 12वीं में पढ़ रखे हैं। लेकिन वहां पर पढ़ना और यहाँ पर पढ़ने में बड़ा फर्क है। यहाँ पर आपको एक एक पर्यायवाची शब्द याद करना पड़ेगा, क्योंकि एबीसीडी आ रहे हैं। आरएस मेंस की तरह नहीं है कि आपने कोई भी 2 पर्यायवाची उठा के लिख दिए। यहाँ पर हर पर्यायवाची पर आपको गौर करना पड़ेगा कि ये पर्यायवाची अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, विलोम शब्द कैसे ठीक से याद कर सकते हैं। और यहाँ पर रट्टे ना मारे आप, मेरी तरफ से ये सलाह है। यहाँ पर आप चीज ये करें कि ट्रिक्स के थ्रू याद करें, या तो खुद से ट्रिक्स बना लें, या अगर कोई दूसरे किसी ने यूट्यूब पे किसी ने ट्रिक्स बनाई है तो उसको आप जो है सीख लें। और ये भी देखें कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझें। जैसे कि कुछ पर्यायवाची जैसे शब्द होंगे जिनको देख के लगेगा ये तो आएगा ही नहीं, तो उनको एक बार के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों को करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। विलोम शब्द में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पर्यायवाची शब्दों में जो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों को समझ समझ के आपको करना है। और इसीलिए जो पहला टॉपिक जो था उसको अंडरस्टैंड करना दिक्कत है, तीसरे टॉपिक को रिवाइज करना दिक्कत है, यानी बार बार उसको याद करना जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पहला टॉपिक और तीसरा टॉपिक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा टॉपिक इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर आप ठीक से कर लोगे तो चीजें मेरे हिसाब से सही हो सकती है। और जो चौथा टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि का। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे इसमें भी, ये ध्यान रखें। मान लो कि किसी ने यानी कि बिल्कुल भी शब्द शुद्धि पढ़ी नहीं है ढंग से, उसे ये भी नहीं पता है कि मिष्ठान में क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, सन्यासी में शब्द में क्या दिक्कत होती है और क्या नहीं होती है, तो उसे वक्त देना पड़ेगा। और जो पांचवा आपका टॉपिक है व्याकरणिक कोटियां, अब देखने में लगता है कि एक टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक दरअसल है नहीं, इसमें टोटल 8 टॉपिक हैं आपके। हाँ ये जरूर है कि 8 टॉपिक इतने बड़े नहीं है, उतने बड़े नहीं है जितने पर्यायवाची शब्द वगैरह विलोम शब्द जितने, वो ज्यादा कुछ बड़े टॉपिक हैं। या फिर संज्ञा समास हो गए वो थोड़े से और बड़े हैं, लेकिन ये हैं टोटल 8 टॉपिक आपके।
सब कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए कि कितने और कितने नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 10 टॉपिक मान के चलोगे ना तो आप इन चीज़ों को हल्के में ले लोगे कि 10 ही तो टॉपिक है, मैं तो कर ही लूंगा। और आप ऐसे सोच लोगे 7 महीने, एक महीने में अगर एक टॉपिक भी करता हूं तो कम से कम 7 तो टॉपिक हो गए होंगे, तो वो अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत है। ये दिमाग में रखें कि टोटल 33 टॉपिक हैं, और इन टॉपिक के जो और ज़्यादा अगर आप सब कैटेगरी बनोगे तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा टॉपिक हो जाए। इसके बाद में जो है आपके वाक्य रचनाएं और वाक्य शुद्धि है। वाक्य रचना में वही सब चीजें आती है जितना मुझे पता है कि एकल जो आपके संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, और वाक्य शुद्धि ये अपने आप में टफ नहीं है, इनको आप पढ़ोगे आपको चीजें याद हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं रिवीजन मांगेगी चीजें, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 5 से 7 और 7 से 10 के बीच में आपको रिवीजन करने ही करने पड़ेंगे, तभी जाकर चीजें जो आपके कंठस्थ हो पाएगी। और कंठस्थ कैसे होगी कि भाई सबसे पहले आपको पेंसिल से जो चीजें अंडरलाइन करनी पड़ेगी। राघव प्रकाश की किताब में कि वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हो तो पेंसिल से किया, फिर आपको जो है धीरे धीरे 2-3 रिवीजन के बाद पेन की तरफ पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको हाईलाइटर यूज करना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूं और एग्जाम में जो है वो आ सकती है, उन पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में जाकर जब मुश्किल से 5-7 दिन बचे हैं और आपको लगे कि मैं वाक्य शुद्धि में कुछ ऐसी चीजें भूल रहा हूं जो कि 100% वहां पर आएगी और मुझे याद नहीं रह रही है, उसके लिए फिर आप कोई अलग जो मार्क यूज कर लें, जैसे कि एम का यूज कर सकते हो, है ना, या फिर आई का यूज कर सकते हो, कुछ भी आप, या फिर वीपी यूज कर सकते हो, कुछ भी। जैसे कि मैं, ये मेरे खुद के अपने मार्क हैं, जो आपको सही लगे उस मार्क को आप जरूर वहां पर जो है वो डिनोट कर दें, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। हिंदी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब बच्चे को रिवीजन नहीं होता है ना ढंग से, तो वो सब उससे लगने लगता है कि वो सारी सारी चीजें जो भूल गया है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये उन्हीं के साथ होगा जो ढंग से रिवीजन नहीं करेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ 2-3 रिवीजन से हिंदी व्याकरण में कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। यानी कि ऐसा होगा कि आप 50% ही सही करके आओगे, फिर कंफ्यूजन होगा ये सही है या फिर वो सही है, ये सही है या फिर वो सही है, या फिर आपकी चीजें जो किस्मत पर ज्यादा डिपेंड कर जाएगी कि अगर माइंड सही है तो चीजें सही होती जाएगी, नहीं तो गलत होती जाएगी। लेकिन अगर जिस बच्चे ने रिवीजन शानदार तरीके से किया है, अगर उसका दिन भी अगर खराब होगा ना तो चीजें सही करके आएगा। इसके बाद में आता है आपके विराम चिन्हों का प्रयोग, और 9वां है आपके मुहावरे और लोकोक्तियां। जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उसमें आपके जो है वो टोटल 2 टॉपिक हैं। ये चीज जो है आप जो है वो जरूर ध्यान रखें। इसमें कितने 2 टॉपिक हैं, इसको आप एक ना माने, मुहावरे और लोकोक्तियां 2 हैं। और यहाँ पर वही मेन प्रॉब्लम है कि आपको चीजें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मुहावरे तो फिर भी याद रह जाते हैं, लोकोक्तियों को थोड़ा सा याद करना जो टेढ़ा काम है मेरे हिसाब से। और उसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली है, और पारिभाषिक शब्दावली में जो उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो इसमें एक ही तोड़ है मेरे हिसाब से कि सबसे पहले आप राघव प्रकाश की जो किताब है उसमें आप पेंसिल के थ्रू अंडरलाइन करते जाएं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी नहीं, और आपको क्या क्या याद नहीं है। और साथ साथ में आपको क्या करना है कि दिन में 10-15 मिनट जो है आपको यूट्यूब के लिए निकालने हैं। वहां पर एक जो है किसी टीचर ने जो एक यूट्यूब पे वीडियो लगा रखा है 3.5 घंटे के आसपास का, आप यूट्यूब पे सर्च करना, तो वो जो है पूरी पूरी पारिभाषिक शब्दावली को जो है बोल बोल के करवा रहे हैं, समझा समझा कर करवा रहे हैं। तो उसको आप खाना खाते वक्त या फिर जब भी आप बाहर घूम रहे हैं बगीचे वगैरह में, उसको तब आप सुनते रहिए। जब आप कंपनी रूम में हैं उस वक्त आपको यूट्यूब पे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसी वक्त चीजों को सुने यूट्यूब वगैरह पर, जब आप खाली टाइम में हैं या फिर कब खाना खा रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, ताकि जो आप पारिभाषिक शब्दावली किताब में पढ़ोगे वो वहां पर मोबाइल के थ्रू और जब रिवाइज हो जाएगी तो आपको चीजें जो है वो भूलने की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं जो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो ये 10 टॉपिक हैं इनका पूरा का पूरा जो सब कैटेगराइजेशन होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये तो सारे के सारे टॉपिक समझ लिए कि 33 टॉपिक हैं, लेकिन अब प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए अगले 7 महीनों में या अगले 210 दिनों में, ताकि हम जो है हिंदी में जो अच्छा स्कोर कर पाएं और कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं आए। तो प्लानिंग के लिए आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए। सोर्सेज एकदम जो है सटीक होने चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है किसी गलत चीज को जो है वो फॉलो कर लेते हैं और फिर उन्हें बाद में दिक्कत आती है कि इस किताब में बहुत ज्यादा मिस्टेक है, और ऐसे अगर मिस्टेक रही तो फिर मेरे तो एसआई में कुछ मार्क्स भी नहीं आएंगे। एसआई में बहुत ज्यादा शुद्धि की इंपॉर्टेंस है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगर कोई गलत किताब आपने चूज कर लिया, किसी गलत टीचर को अगर आपने चुन लिया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पर। तो अगर मैं सबसे पहले प्लानिंग में अगर सोर्सेज की बात करूं कि कौन सी आपको जो किताब पढ़नी चाहिए, तो इस मामले में जो है मेरे हिसाब से जो आपके राघव प्रकाश की जो किताब है उसका कोई तोड़ नहीं है। और उन राघव प्रकाश की जो किताब का नाम है वो आपके है व्यावहारिक सामान्य हिंदी। तो इनकी जो किताब है, इस किताब को जो है आपको बार बार जो है वो रिवाइज करना है। और जैसे कि अब किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि कितनी बार रिवाइज करें, मेरे हिसाब से अगले 7 महीने में कम से कम आपको इसको जो है 7 से 10 बार रिवाइज करना चाहिए, जितने टॉपिक है उनको। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है कि जॉब में हूँ वहाँ हूँ, मिनिमम 5 रिवीजन तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो चीजें याद ही नहीं रहेगी। और जो चाहता है कि बेस्ट रिजल्ट आए तो आपको 7 से 10 रिवीजन जो मिनिमम करने पड़ेंगे इस किताब के। और अगर किसी बच्चे ने कभी भी जो है राघव प्रकाश की जो किताब नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका नाम जो है आपके व्यावहारिक सामान्य हिंदी है, तो इसको आप जरूर जरूर खरीदें। और इसके बाद में ये आपने किताब ले ली, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिसका कोई हिंदी से नाता ही नहीं रहा है और सिर्फ किताब लेने से चीजें याद होगी नहीं। मेरे हिसाब से किताब
से चीज़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पैसिव लर्निंग एक तरह की। और तो इसका समाधान क्या निकाला जाए, तो इसका समाधान है आपके वीडियो लेक्चर्स। और वीडियो लेक्चर्स किस रूप में समाधान है, राघव प्रकाश के ही आपको जो है वीडियो देखने हैं, उनके ही आपको कोई ना कोई कोर्सेज मिल जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपके कोई किसी ना किसी दोस्त के पास उनके जो वीडियो आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियो टॉपिक वाइज देखें, उन्हीं टॉपिक में देखें जहां पर आपको चीजें याद करने में दिक्कत आ रही है। जैसे कि संज्ञा है, अब वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है कि संज्ञा को मैं कैसे करूं, तो वहां पर आपको उनका वीडियो जरूर देखें। और लेकिन जैसे विलोम शब्द है, अगर आप विलोम शब्द तो आप मेरे हिसाब से खुद ही कर सकते हैं, उनको देखने की जरूरत नहीं है। विलोम शब्द जैसे जो टॉपिक सिंपल है वो आप खुद करें, वहां पर उनके वीडियो लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन विलोम शब्द में प्रॉब्लम आएगी, चीजों को रिवाइज करने की, चीजें भूलते जाएंगे, तब आपको उसी का वही समाधान निकालना है कि आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है कि कौन सा अच्छा टीचर है, वो आपको जो है खाना खाते वक्त या घूमते वक्त जो है आप उनको जो है सुनते जाएं, ताकि आप चीजें जो बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो वो आप वहां पर प्लानिंग अपनानी है कि सबसे पहले आपको राघव प्रकाश की किताब पढ़नी है, और राघव प्रकाश की किताब में से वो आप टॉपिक देख लो जहां पर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत आएगी, जैसे संज्ञा हो गया, समास हो गया, है ना, संज्ञा क्या संधि हो गया। तो वहां पर जो है उन चीजों को जो है आप जो है राघव प्रकाश की किताब प्लस उनके वीडियो के माध्यम से जो है करते जाएं। और उसके बाद में जो है जो टॉपिक आप खुद से कर सकते हैं उनको खुद को पढ़ लें, जैसे पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वो तो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर आप लगेंगे याद नहीं हो रहे, तो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, वहां पर आपको ट्रिक भी मिल जाएगी, प्लस जब फ्री टाइम में रहोगे तो आपको चीजों को रिकॉल करना भी जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अगर आप एक चीज ध्यान रखें, अगर मैंने कहीं पहले संज्ञा शब्द बोला है कि उसको याद करने में दिक्कत आएगी, तो वो नहीं है, संधि शब्द है कि संधि को याद करने में जो है दिक्कत आ सकती है आपके। और इसके बाद में आता है कि ये आपके सोर्सेज हो गए कि राघव प्रकाश की किताब हो गई, राघव प्रकाश की वीडियो हो गई, इनको आपको देखना है। लेकिन अब आती है कि भाई ये सब तो चीजें हमने पढ़ ली और हमने देख भी ली, लेकिन सिर्फ पढ़ने और देखने से तो काम चलेगा नहीं, वहां पर एग्जाम में तो जो आपको खुद को जो है वो बबलिंग करके आनी है। तो वहां पर उस चीज का कैसे समाधान निकाला जाए कि मिस्टेक को मिनिमम कैसे कर ले, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। तो टेस्ट सीरीज जो है अपने आप में जो है हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और इसमें मेरे हिसाब से परख का जो है कोई तोड़ नहीं है। ये जो है इनकी टेस्ट सीरीज जो आपके जो है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, और ये मैंने खुद जो है आरएस मेंस के दौरान जो है इनकी जो है वो टेस्ट सीरीज ली है, और मेरे हिसाब से सबसे हाई स्टैंडर्ड है हिंदी के अंदर। इससे बेस्ट कोई टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी नहीं, चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास आप चले जाना। और चौथी चीज जो है मैंने दरअसल बता दी इसमें साथ साथ में कि यूट्यूब है, इसको आप जरूर जरूर यूज करें। यूट्यूब जो है आपको चीजें कंटेस्ट करवाने के काम आएगा। देखो आपको खुद से किताब के रिवीजन तो करने 7 से 10, प्लस आप यूट्यूब में जब फ्री रहोगे तो उसके साथ साथ आपके 2 3 4 रिवीजन जो यूट्यूब के थ्रू हो जाएंगे, और जब चीजें आप टीचर को देखोगे तो चीजें और ज्यादा आसानी से याद होगी। और लेकिन सिर्फ यहाँ से चीजें काम चलेगी नहीं, इसके बाद में जो चीज आती है वो होती है PYQ। ये ध्यान रखें, कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है और PYQ उनमें बड़ा फर्क होता है। हमेशा PYQ की इंपॉर्टेंस जो है कोचिंग की टेस्ट सीरीज से भी जो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें आप ऐसे ही कि जो पिछले पेपर हो रखे हैं, अगर वो पेपर अवेलेबल है उनको आप जरूर देखें, प्लस RS के तो आपके सारे सारे पेपर मिल जाएंगे, उनको भी आप जरूर देखें। इनकी जो है कोई भी जो है मेरे हिसाब से कोई भी दूसरी कोचिंग या फिर कोई भी जो पेपर है वो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, इसलिए इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और बार बार देखें। और ये आपको जो है ट्रेंड समझाने में भी जो कोशिश करेगा कि कौन से पेपर जो है वो कौन से टॉपिक जो है वो टफ आते हैं और किन पर ज्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है। और अब सवाल उठता है कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज भी दे दी, PYQ भी देख लिए, लेकिन फिर भी मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही है। इन मिस्टेक को जो है कैसे सुधारा जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अलग कॉपी आपको डालनी है। उस अलग कॉपी को जो है अब अलग कॉपी में आपको सारी सारी मिस्टेक लिख लेनी है कि संधि है तो संधि में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, क्या आप वर्णों को ठीक से नहीं देख रहे हैं, या फिर आप संधि को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं कि इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या फिर आप जल्दबाजी हड़बड़ाहट में जो है लिखना कुछ ही होता है, लिख कुछ और देते हो। जैसे कि पहले जो आपके जो वर्ण है उसका 5 बनाना था, आप उसका तीसरा बना के आगे। तो ये सारी की सारी जो गलतियां अपनी एक अलग कॉपी में डाल दें और टॉपिक वाइज गलतियों को जो लिखते जाएं, और उन गलतियों को हर हफ्ते आप देखें। और हर हफ्ते देखने का मतलब है कि जब भी आप हर संडे को जब टेस्ट दें, मैं ये जरूर कहूंगा हर संडे हिंदी का आप टेस्ट जरूर जरूर दें, और हफ्ते में अगर 2 भी दे सकते हो तो 2 भी दें। तो उस हफ्ते जो है आपको टेस्ट देने से पहले सारी सारी गलतियों को, सारी सारी मिस्टेक को आधे 1 घंटा देकर सारा सारा जो कंटेंट जितना भी आपने वहां पर लिखा उसको रिवाइज करके जाना है। अगर आप अपनी मिस्टेक को रिवाइज नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट मेरे हिसाब से नहीं होगा। वो सेम टू सेम गलतियां आप अगली उस टेस्ट सीरीज में करके होगे, अगले टेस्ट में करके होगे, और फिर आप जो खुद निराश हो जाओगे कि मेरे जो नंबर में जो है मार्क्स में जो बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है। और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप उन गलतियों को इग्नोर करते हैं और बहुत ज्यादा जो आलसीपन शुरू में दिखाते हैं, और बाद में जब 1-2 महीने रहते हैं फिर वो चीजें जो है स्ट्रेसफुल होने लगती है, और कई सारे बच्चे जो है अंत में जाकर जो है वो गिव अप कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुरू में आप प्लानिंग की जो है वो ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी चीजों को हल्के में लेते हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, वो टॉपर स्ट्रोक। टॉपर स्ट्रोक मेरे हिसाब से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टॉपर्स ने किस तरह की प्लानिंग अपनाई थी अपने दौरान की वो टॉपर बन पाए। मैं ये जरूर कहता हूं कि 2021 की जो वैकेंसी उसमें आपको जो है रियल टॉपर ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन आप यूट्यूब पर जरूर सर्च करें जो आपको लगेंगे सच में रियल टॉपर है ये। तो उस टॉपर की जो पूरी पूरी प्लानिंग है उसको ठीक से समझे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को जो है वो अरेंज करें
कि उस टॉपर्स की अगर ये कमियां थी तो उसने ये समाधान निकाला था, मेरी ये कमियां तो मैं क्या समाधान निकाल सकता हूँ, ऐसा अनुमान करें वहां पर। और टॉपर्स ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की थी कि उसके नंबर कटे थे, क्योंकि अटेम्प्ट तो पहले भी उस किसी न किसी बंदे ने दिए होंगे, और कोई टॉपर ऐसा भी रहा होगा कि एक ही अटेम्प्ट में जो है सही को निकाल दिया था। तो उन टॉपर्स की भी जो प्लानिंग को बार बार दिखे। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जब शुरू का वक्त हो एसआई का, तो आप टॉपर स्टॉक पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि टॉपर स्टॉक जो है आपकी प्लानिंग को जो है दिमाग में बिठाने में जो बहुत ज्यादा काम आएंगे। यूट्यूब के जरिए चीजों को जो है दिमाग में बिठाना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होता है। आप जब भी फ्री हो तब टॉपर स्टॉक को जो है वो देखें। और फिर है कि सिर्फ इतनी चीजें करने से नहीं होगा। अब जैसे कि आज आपने प्लानिंग बनाई, अब आप अगले 2 महीने तक कुछ कर ही नहीं रहे, प्लानिंग ही नहीं बना रहे, बस लगातार पढ़ते जा रहे हैं, वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हर हफ्ते या कभी भी जब आपको लगे कि मुझे अपडेट करनी है, अपनी प्लानिंग को अपडेट करना पूरी तरीके से, तो अपडेट जरूर करें। हर हफ्ते पूरी प्लानिंग को चेक करें कि आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं और किन किन टॉपिक में एक बहुत बड़ा लेग आ रहा है। जिन जिन टॉपिक में आगे के बड़ा लेग आ रहा है उनको जल्दी से जल्दी जो कवर अप करने की जो कोशिश करें। और किसी भी टॉपिक को जो है ओवर वेट ना देना। किसी भी टॉपिक अगर आ रहा है उसको आप बिल्कुल भी जो ज्यादा नहीं करें कि भाई मैं संधि कर रहा हूं तो बस लगातार संधि करता जा रहा हूं और दूसरा कुछ भी जो चीज ही नहीं कर रहा हूं, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और 33 के 33 जो टॉपिक उन पर नजर रखनी कि कौन कौन से टॉपिक जो है मेरे अच्छे से रिवाइज हो रखे हैं, उनके ऊपर जो है टिक मार्क करते चले जाएं कि ये टॉपिक हो गया तो ये चलो इसमें मैं कम से कम श्योर हूं, उन श्योर टॉपिक को पहचान लें। प्लस आप जो आपके कमजोर टॉपिक रह रहे हैं उन सारे के सारे टॉपिक को भी जो है पूरे पूरे ध्यान रखें और उनको एक्स्ट्रा टाइम दें आप, है ना। टेस्ट सीरीज में भी आप वहां पर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान रखें कि टेस्ट सीरीज में जब नंबर कम आए तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना है कि यार मैंने हिंदी इस बार पहली बार ही पढ़ी है, अब मुझे अगर गलतियां हो रही तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर किसी दोस्त के ज्यादा आ रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि अगले 2 महीनों में मैं पूरा का पूरा परिवर्तन कर दूंगा, इतने अच्छे से जो रिवाइज करूंगा। और मेरे हिसाब से हिंदी में अगर आप 7 महीने अच्छे से दे देते हो, कम से कम आप 5 से 7 घंटे के बीच अगर पढ़ लेते हो तो हिंदी पूरी पूरी कवरअप हो जाएगी आपकी। और अब ये बेसिक चीजें होने के बाद है कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ा जाए। मान लीजिए कोई ऐसा धुरंधर है जिसने हिंदी अच्छे से कर रखी है, या फिर जिसे लगता है कि उसके पास तो जो जनरल स्टडी का जो आपका पेपर है वो जनरल नॉलेज का, वहां पर उसकी सब चीजें कवर है ना, कहीं आरएस की दे रखी है या फिर कोई यूपीसी का एग्जाम दे रखा है, और तब जाकर उसे ये लगे कि यार मुझे हिंदी में मेरे पास काफी टाइम है और मैं एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चीज अगर पढ़नी है तो आप आरबीसी की किताब आती है, वो है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। वो 9वीं 10वीं और जो आपके 12वीं है ना, उन सब के लिए जो है पूरी तरीके से क्या है, कॉमन किताब है चारों। और अगर इस किताब को अगर आपको देखना है तो ये वाली किताब है। तो इस किताब को भी आप जो है तभी खरीदें जब आपको लगे कि मेरे पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो इस किताब को नहीं खरीदें, है ना। क्योंकि राघव प्रकाश की किताब को करना प्लस उनकी वीडियो को देखना, यूट्यूब पे सुनना, वो अपने आप में काफी है। और मैं फिर कहूंगा एक किताब को भले ही आप 10 बार पढ़ लेना, लेकिन 2 3 4 किताबों को मिला मिला के 2 2 बार मत पढ़ना, बिल्कुल भी एक किताब पर ही फोकस रखना ज्यादा। इस किताब पर वही बच्चा जाए जिसने अच्छे से पहले राघव प्रकाश की किताब को पढ़ रखा है। राघव प्रकाश की किताब को पढ़ा ही नहीं है पूरा भी कभी, जैसे कि आपने पर्यायवाची जो है राघव प्रकाश से पढ़े और फिर आपने सोचा कि मैं राघव प्रकाश से पर्यायवाची पढ़ रहा हूं तो इस किताब से भी पढ़ लेता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से वो चीज ज्यादा ठीक नहीं है। राघव प्रकाश से पर्यायवाची पढ़ें, फिर आगे आप इसी की विलोम शब्द में चले जाएं और फिर वापस पर्यायवाची राघव प्रकाश ही याद करें। जब आप राघव प्रकाश की किताब इस तरह पर श्योर हो जाएंगे अब मेरे को याद हो गई है, फिर आप इस चीज पे आ सकते हैं और इसमें वो सब चीजें पहचान सकते हैं जो राघव प्रकाश की किताब में नहीं है, एक्स्ट्रा है और एग्जाम में जो चीज आ सकती है। अब मेरे हिसाब से ये जो है आपकी ब्रॉड प्लानिंग हो सकती है। और अगर इस प्लानिंग को आप अच्छे से जो है वो अपनाते हैं तो चीजें शायद उतनी जो आपको परेशान इस दौरान जो करेगी नहीं। और मैं फिर कहूंगा हर एक बच्चे की जो अपनी प्लानिंग होती है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए समझाने की कोशिश की, अगर कोई बच्चा नया है तो उसके लिए जो ये है प्लानिंग जो है पूरी तरीके से हेल्प मेरे हिसाब से कर सकती है। और लास्ट में जाकर एक चीज जो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो आपके टॉपिक हैं उनमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो आरएस मेन से जो है वो कॉमन है, यानी कि जो आरएस में मेंस में कॉमन है हिंदी के नजरिए से। जैसे कि जो समाज का टॉपिक है पहले टॉपिक में, समाज टॉपिक इसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे टॉपिक जो है आपके आरएस मेंस में भी है। तो अगर कोई बच्चा आरएस की भी तैयारी आगे करना चाह रहा है या फिर अभी भी कर रहा है तो उसके लिए कम से कम ये संतुष्टि है कि वो सिर्फ एसआई की जो है प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, वो दरअसल आरएस मेंस की भी तैयारी कर रहा है। तो आप आरएस मेंस के भी साथ साथ में पेपर जो है वो देखते जाएं, उसमें जो आपका संधि विच्छेद जो है वो भी हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। बस समाज जो है वो आरएस मेंस में नहीं है, ये बस आप ध्यान रखें। और मैंने जो जो टॉपिक आरएस मेंस में नहीं उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि जो दूसरा टॉपिक है रेड में जो बता दिया कि दूसरा टॉपिक जो आपके आरएस मेंस में नहीं है ना, तो लेकिन जो तीसरा टॉपिक है उसमें से ज्यादातर टॉपिक आपके हैं जो ये वाला पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये आपके आरएस मेंस में नहीं है। बाकी ऊपर के 3 में सारे जितने भी टॉपिक हैं आरएस मेंस के भी पार्ट है। चौथा जो है आरएस मेंस में आपके हैं, 5वां नहीं है मैंने रेड में कर दिया, 6ठा भी नहीं है, 7वां आपके आरएस मेंस में है, ये ध्यान रखें आप, 8वां नहीं है, 9वां भी आरएस मेंस में है और जो 10वां टॉपिक है वो भी है। इसीलिए आप ध्यान रखें जब आप एसआई की हिंदी को प्रिपेयर करोगे ना, यानी कि एसआई की हिंदी तो जो है तब आपका आरएस मेंस में जो हिंदी का पेपर है वो भी तैयार हो जाएगा।
ये ध्यान रखिए। फिर उसमें ज़्यादातर अगर कोई पार्ट आपका छूटेगा तो वो कंपोजिशन का पार्ट छूटेगा, जैसे वहाँ पर पत्र वगैरह लिखने पड़ते हैं वो चीज़ें रहेगी, या फिर एक निबंध लिखना होता है उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। लेकिन व्याकरण को तैयार करना मेरे हिसाब से कंपोजिशन पार्ट से भी तैयार करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये अगर चीज़ें आपकी एसआई के दौरान तैयार हो जाती है तो आरएस मेंस में भी जो आपका हिंदी का जो है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मेरी तरफ से एक बार फिर राम राम सा, अच्छे से पढ़ते रहिए और अगले जो 7 महीने हैं पूरी लगन के साथ आप पढ़ें। अगर ये 7 महीने आपने इग्नोर कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, मिनिमम 7 महीने चाहिए। और अगर आप दिन में 10-12 घंटे अगर पढ़ रहे हैं और हिंदी में बहुत ज़्यादा कमजोरियां हैं आपकी, है ना, तो आप कम से कम आधा टाइम इसको जरूर दें, 5 से 7 घंटे, अगर आपको एकदम बिना डरे अगर इस पूरे पेपर का समाधान निकालना है तो। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।